नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज मिडिल ईस्ट की जंग 24वें दिन में प्रवेश कर गई है और इस दौरान ईरान ने बता दिया है कि उसे झुकाना आसान नहीं है। उसने अमेरिका और इजराइल पर जोरदार हमले किए हैं, जिसके बाद जंग की तस्वीर भी बदलती नजर आ रही है। जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर तरफ से घिर गए हैं। ईरान अमेरिका के विमानों को निशाना बना रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलवाने में उनकी अब तक की सारी कोशिशें फेल हो गई हैं, जिससे दुनिया भर में तेल की सप्लाई ठप हो गई है। महंगाई आसमान छू रही है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ता जा रहा है। वहीं अपने ही देश में भी ट्रंप को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह लोग नो वॉर के नारे के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर ईरान ने खाड़ी देशों को अमेरिकी ठिकानों पर बिजली सप्लाई काटने की धमकी दे दी है, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि ईरान के साथ जंग शुरू कर फंस गए ट्रंप। तो क्या है मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिका की धमकियों पर क्यूबा सख्त, कहा किसी भी संभावित हमले के लिए हम तैयार। देश में अमेरिकी प्रतिबंधों से बाधित बिजली सप्लाई बहाल करने की प्रक्रिया शुरू। जजों को आनी चाहिए शर्म, आत्मा बेच दी। न्याय व्यवस्था पर भड़के पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान, बेटे कासिम से जेल में की मुलाकात। ईरान जंग के बीच यूक्रेन में रूसी सेना ने तेज किया अभियान, एक और गांव पर कब्जे का दावा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जताई चिंता, कहा जंग के नतीजों को लेकर बुरा एहसास। और चलते चलते में देखेंगे कैसे इंसान भी जिएंगे 200 साल। वैज्ञानिकों को मिला अमर होने का सीक्रेट कोड। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में लाखों लोगों पर आएगा संकट, शहबाज सरकार ने भारत से लगाई सिंधु जल संधि पर गुहार। राष्ट्रपति जरदारी बोले एक पक्ष अकेले खत्म नहीं कर सकता संधि। इटली में शुरू हुई न्यायिक सुधार प्रक्रिया, 2 दिनों का जनमत संग्रह पीएम मेलोनी के लिए मानी जा रही राजनीतिक परीक्षा। इस सुधार को लेकर विपक्ष हुआ एकजुट। उत्तर कोरिया में किम जोंग की ओर बढ़ी ताकत, फिर बने उत्तर कोरिया के स्टेट अफेयर्स कमीशन के प्रमुख। आयोग से बाहर हुई उनकी बहन किम यो जोंग। न्यूयॉर्क में बड़ा हादसा, रनवे पर फायर ट्रक से टकराया एयर कनाडा का विमान। 100 यात्री थे सवार, 4 की गई जान। तो मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने बयान भी बार बार बदलने पड़ रहे हैं। कभी वो ईरान को धमकी देते हैं, तो कभी बाकी देशों से मदद की अपील करते हैं। अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि ताकत से शांति। अब देखा जाए तो ट्रंप अभी भी यह दावा कर रहे हैं कि वो ताकत से मिडिल ईस्ट में शांति ले आएंगे, लेकिन मौजूदा हालात में इस जंग में ईरान अकेले ही अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। दरअसल ट्रंप ने बीते दिन ही ईरान को हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। धमकी दी कि हॉर्मुज़ खोलो वरना बिजली घर तबाह कर देंगे, लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरानी सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने इन धमकियों का सीधा जवाब दिया है कि अगर हमारे बिजली घरों पर हमला हुआ तो हम इजराइल के बिजली घर तबाह करेंगे और उन बिजली घरों को भी निशाना बनाएंगे जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों को बिजली देते हैं। आपने हमारे अस्पताल पर हमला किया, हमने ऐसा नहीं किया। आपने हमारे सहायता केंद्रों पर हमला किया, फिर भी हमने ऐसा नहीं किया। आपने हमारे स्कूलों पर हमला किया, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। अब अगर आप बिजली पर हमला करते हैं तो हम भी बिजली पर हमला करेंगे। हम किसी भी खतरे का उसी स्तर की प्रतिरोधक क्षमता से जवाब देने के लिए दृढ़ संकल्पित है और हम ऐसा करेंगे। अमेरिका हमारी क्षमताओं से अनजान है और इसे वो मैदान में देखेगा। यही नहीं, ईरानी सेना ने हॉर्मुज़ के ही पास एक अमेरिकी F-15 फाइटर जेट को भी मार गिराया है। और अब IRGC के खातम अल अनबिया मुख्यालय ने बताया कि उसकी सेनाओं ने मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस और बहरीन में अमेरिकी 5वें बेड़े पर हमला किया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी टोही विमान तैनात है, जिसे बाद में बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस पर अब तक कोई बयान नहीं दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान में भी धमाकों की आवाज सुनी गई। राजधानी तेहरान के मध्य भागों में, पूर्वी और पश्चिमी भागों में भी बड़े विस्फोटों की खबरें मिली हैं। अमेरिकी सेना का दावा है कि उन्होंने कोम में स्थित ईरानी ड्रोन से जुड़े इंजन उत्पादन संयंत्र पर हमला किया है। इसके बावजूद अमेरिका हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलवाने में नाकाम रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अब ईरान के खार्ग द्वीप पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है।
लेकिन ईरान की रक्षा परिषद ने साफ कर दिया है कि गैर युद्धरत देशों के लिए हॉर्मुज से गुजरने का एकमात्र तरीका ईरान के साथ समन्वय करना है। ईरानी तटों या द्वीपों पर हमला करने की दुश्मन की कोई भी कोशिश फारस की खाड़ी और तटों में सभी पहुंच, सभी मार्गों और संचार लाइनों को बारूदों से भर देने का कारण बनेगा। पूरा फारस की खाड़ी का क्षेत्र प्रभावी रूप से अवरुद्ध हो जाएगा और इसकी जिम्मेदारी धमकी देने वाले देश की होगी। यानी ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने वाली। इन हालात में जिस तरह से यह जंग आगे बढ़ती जा रही है उससे पूरी दुनिया प्रभावित है। तेल, ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी तो हो ही रही है और साथ ही अब रोजमर्रा की जरूरत के अन्य सामान, यहां तक कि खाना भी महंगा हो सकता है। ऐसे में अब हर कोने से इस जंग को खत्म करने की मांग उठ रही है। चीन के विदेश मंत्रालय ने मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर सीधी और कड़ी चेतावनी दी है। चीन ने कहा है कि अगर यह जंग और फैलती रही तो पूरा इलाका एक ऐसे चक्र में फंस जाएगा जहां से निकलना मुश्किल होगा। ताकत के इस्तेमाल से सिर्फ तबाही आएगी। लेकिन इजरायली पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू इस जंग को खत्म करने के मूड में नजर नहीं आ रहे, बल्कि वो बाकी देशों से भी इसमें शामिल होने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने बीते दिन इजराइल के परमाणु शहरों पर हुए हमलों के बाद दुनिया के नेताओं से ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की अपील की है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा साबित होगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे क्यूबा की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हर दूसरे देश पर अपना कब्जा जमाने की इच्छाओं का कोई अंत नहीं दिख रहा। अपने कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही उन्होंने एक के बाद एक देशों पर निशाना साधा। कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बताया तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके देश में घुसकर गिरफ्तार कर अमेरिका ले आया गया। ईरान में तख्ता पलट की कोशिशें नाकाम होने के बाद अब सीधी जंग छिड़ी हुई है। भले ही अमेरिका अभी ईरान के साथ जंग में उलझा हुआ है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि उनका अगला निशाना कौन सा देश होने वाला है। जी हां, आप जानते हैं कि ट्रंप ने खुद कहा है कि ईरान जंग के बाद वो क्यूबा पर फैसला करेंगे। यही वजह है कि क्यूबा भी अब अमेरिका का सामना करने की तैयारी में जुट गया है। उसने साफ कर दिया है कि अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए वो डट कर लड़ेगा। क्यूबा के विदेश मंत्री कार्लोस फर्नांडिस डी कोसियो ने कहा कि क्यूबा अमेरिका के साथ सैन्य संघर्ष की संभावित स्थिति के लिए तैयार है। हमारा देश ऐतिहासिक रूप से एक राष्ट्र के रूप में सैन्य आक्रमण के लिए तैयारी कर रहा है। हमें नहीं लगता कि ऐसा होने की कोई संभावना है, लेकिन तैयारी न करना हमारी नादानी होगी। हमें नहीं लगता कि ऐसा होना जरूरी है और हमें इसका कोई औचित्य भी नहीं दिखता। यही नहीं, उन्होंने अमेरिका से बातचीत को लेकर क्यूबा का रुख भी साफ किया कि हवाना अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखने को तैयार है, लेकिन उसकी राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव पर चर्चा मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि क्यूबा का संयुक्त राज्य अमेरिका से कोई विवाद नहीं है। हमें अपनी रक्षा करने की जरूरत और अधिकार है, लेकिन हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं। इससे पहले क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल भी साफ कह चुके हैं कि अमेरिका के क्रमिक प्रशासन ने 6 दशकों से ज्यादा समय से क्यूबा को अलग थलग करने की कोशिश की है। लेकिन सबसे खराब हालात में भी एक बात तय है कि क्यूबा में किसी भी बाहरी हमलावर को अटूट प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या मिडिल ईस्ट की जंग खत्म होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की जिद की वजह से दुनिया एक और जंग की गवाह बनने जा रही है। लेकिन जिस तरह ईरान जंग में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसके बाद सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप इससे सबक लेंगे, क्योंकि क्यूबा भी ईरान की ही राह पर चलता दिखाई दे रहा है। वो आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से हर मोर्चे पर निपटने की कोशिशों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में अब क्यूबा अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते दूसरी बार देशव्यापी बिजली कटौती से निपटने का रास्ता खोज रहा है, जिसमें उसे कामयाबी भी मिल रही है। क्यूबा की सरकारी स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक यूनियन ऑफ क्यूबा ने एक्स पर बताया कि 22 मार्च को सुदूर पश्चिम में पिनार डेल रियो से लेकर सुदूर पूर्व में सैंटियागो डी क्यूबा तक देश के अधिकांश हिस्सों में बिजली ग्रिड को दोबारा जोड़ दिया गया। केवल 2 प्रांतों को जोड़ना बाकी है। हवाना के 2/3 हिस्से में बिजली बहाल हो गई है। दरअसल अमेरिका ने क्यूबा के तेल पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे देश में ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। यही वजह है कि उसके राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड बंद हो जा रहे हैं, जिससे पूरा देश अंधेरे में डूब जाता है। 2024 से अब तक 7 बार देशव्यापी बिजली कटौती हो चुकी है, जिससे क्यूबा वासियों का जीवन और ज्यादा मुश्किल हो गया है, जिन्हें आर्थिक संकट से जूझ रहे देश में अन्य समस्याओं के साथ साथ फ्रिज में रखे खाने के खराब होने का भी डर रहता है। लेकिन अब क्यूबा ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालत में सरेंडर नहीं करेगा। जो भी चुनौतियां आएंगी उनका डटकर सामना करेगा।
और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की जेल में बंद इमरान खान की। तो पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पीटीआई प्रमुख इमरान खान 2023 से अदियाला जेल में बंद है। खबरें आ रही हैं कि वो ठीक नहीं है। इमरान खान की बहनों ने आरोप लगाया है कि उन्हें जेल में परेशान किया जा रहा है और अब उन्होंने जेल से ही एक संदेश भेजा है जिससे पाकिस्तान की शहबाज सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। दरअसल जेल में बंद इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर तमाम आशंकाओं के बीच उनके बेटे कासिम खान ने जेल में उनसे मुलाकात की। उनकी सेहत बिगड़ने की खबरों के बीच इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम खान ने सरकार पर मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया था। और अब जेल में मुलाकात करने के बाद कासिम खान ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने पिता का संदेश लोगों के सामने रखा है, जिसमें इमरान खान देश की न्यायपालिका पर भड़कते नजर आए। उन्होंने जजों पर गंभीर आरोप लगाए। कासिम ने इमरान खान का संदेश बताते हुए लिखा कि इस देश में जजों को शर्म आनी चाहिए। हम कई बार न्यायपालिका के पास गए लेकिन वे तो अपनी आत्मा बेच चुके हैं। उन्हें एकता और अखंडता की कोई परवाह नहीं है। उन्हें पता है कि वो मुझे नहीं तोड़ सकते थे और इसलिए मेरी पत्नी को टारगेट करने लगी। इस तरह से आखिर बुशरा बीवी के साथ अमानवीय व्यवहार कैसे किया जा सकता है? ये सब मुझे ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। इमरान के इस बयान से साफ है कि शहबाज सरकार उनसे डरी हुई है और उन्हें झुकाने के लिए इमरान की पत्नी को अब टारगेट किया जा रहा है। उन्हें ब्लैकमेल करने की साजिश रची जा रही है। इमरान खान ने आगे यह भी कहा कि मुझसे 30 मिनट की मुलाकात के लिए उन्हें 24 घंटे आइसोलेशन में रहना पड़ता है। किसी भी महिला को नुकसान पहुंचाना इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन उन लोगों का मकसद हमें पता है। जिन जजों पर समाज में न्याय की जिम्मेदारी है वही गद्दारी कर रहे हैं। उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। बता दें कि इमरान खान के बेटों ने दावा किया था कि उनके पिता की दाहिनी आंख की रोशनी बेहद कम हो गई है और जेल प्रशासन उनका इलाज भी नहीं करवा रहा। बवाल बढ़ने के बाद दबाव में इमरान खान को रात के अंधेरे में अस्पताल ले जाने की खबर भी सामने आई। बताया जा रहा है कि फिलहाल उनका इलाज जारी है, लेकिन जिस तरह पूरे देश में इमरान खान का समर्थन बढ़ता जा रहा है और जेल से भी उनकी लोकप्रियता कम होती नहीं दिख रही, ऐसे में इमरान खान शहबाज सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो रूसी सेना यूक्रेन में अपना कब्जा बढ़ाती नजर आ रही है। इसी कड़ी में अब उसने यूक्रेन के एक और गांव पर कंट्रोल स्थापित कर लिया है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी RIA ने दावा किया है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के पूर्वोत्तर क्षेत्र सुमी में पोतापिवका गांव को अपने कब्जे में ले लिया है। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में अपना आक्रामक अभियान छेड़ दिया है। सभी क्षेत्रों में सक्रिय सैन्य गतिविधियां, तोपखाने, सामरिक विमानन, UAV यानी ड्रोन, दर्जनों टैंक और बख्तरबंद वाहनों का इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेन के सैन्य प्रमुख ओलेक्सांद्र सिरस्की ने बताया कि बदलते मौसम के साथ रूसी सेना ने मोर्चे के कई हिस्सों में दबाव बढ़ा दिया है। लगातार कई दिनों से लड़ाई की घटनाओं की संख्या 200 से ज्यादा हो गई है। रूसी सेना हर दिन 1000 से ज्यादा सैनिक खो रही है। आप जानते हैं कि पिछले 4 साल से जारी इस युद्ध में रूस लगातार बढ़त बनाए हुए है। उसने दनेस्क, दोनबास के कई गांवों पर पहले ही कब्जा कर लिया है और जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है उसका कब्जा भी बढ़ता ही जा रहा है। रूसी हमलों का एक प्रमुख केंद्र दनेस्क में स्थित लाइमन शहर रहा है, जो इस क्षेत्र में यूक्रेन की किलेबंदी पट्टी के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र के किनारे पर स्थित है और स्लोवियांस्क शहर की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण गढ़ है। रूसी सेना को यूक्रेन में अपने अभियानों में तो सफलता मिल ही रही है, साथ ही यूक्रेनी सेना के हमलों को रोकने में भी वो कामयाब हो रही है। रूस के रीजनल गवर्नर रादी खबीरोव ने ताजा हमलों की जानकारी देते हुए बताया कि रूसी हवाई सुरक्षा बलों ने बाशकोर्तोस्तान क्षेत्र के ऊफा शहर पर हुए यूक्रेनी ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया है। यूक्रेनी ड्रोनों को शहर की तेल रिफाइनरियों के पास मार गिराया गया। रूसी सेना की बढ़ती आक्रामकता ने यूक्रेन की मुश्किलों को दोगुना कर दिया है, क्योंकि अब तक इस जंग में वो अमेरिका के हथियारों के दम पर टिका हुआ था, लेकिन अब क्योंकि अमेरिका ईरान के साथ भीषण जंग में उलझ गया है, ऐसे में उसके लिए यूक्रेन की उसी पैमाने पर मदद करना भी मुमकिन नहीं दिख रहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की इसे लेकर बार बार चेतावनी भी दे रहे हैं। अब अपने बयान में उन्होंने दोहराया है कि मुझे मध्यपूर्व संघर्ष के अपने देश पर पड़ने वाले नतीजों के बारे में बहुत बुरा एहसास है। आप देख रहे हैं कि हमारी राजनयिक बैठकें, त्रिपक्षीय बैठकें लगातार स्थगित हो रही हैं। इसका एक ही कारण है, ईरान में युद्ध। पुतिन एक लंबा युद्ध चाहेंगे। पुतिन के लिए ईरान में लंबा युद्ध एक फायदे की बात है, क्योंकि तेल की बढ़ती कीमतें और कुछ रूसी कच्चे तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों का निलंबन रूसी अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचा रहा है।
रूस को ईरान जंग का फायदा होता नजर आ रहा है, लेकिन यूक्रेन के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। यूरोप ने भी इसे लेकर चिंता जाहिर की है। यूरोपीय देशों ने चेताया है, कहा है कि ईरान जंग की वजह से यूक्रेन के लिए समर्थन कमजोर नहीं होना चाहिए। ऐसे में अब रूस यूक्रेन जंग आगे किस दिशा में बढ़ती है? क्या यूक्रेन को रूस के आगे घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ेगा, या यूरोप की मदद से वो इस जंग में टिका रह पाएगा? ये देखना होगा। और अब चलते चलते में देखेंगे कि कैसे इंसान 200 साल तक जिंदा रह सकता है। तो आपके मन में भी कभी ये ख्याल जरूर आया होगा कि काश मैं अमर होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान 200 साल जी सके तो जीवन कैसा होगा? क्या अपने सपनों को हम पूरा कर पाएंगे? हालांकि अभी तक ये नामुमकिन लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों ने अमर होने का सीक्रेट ढूंढ निकाला है। समंदर की गहराइयों में वैज्ञानिकों को एक खास प्रोटीन मिला है जो आपके अमर होने के सपने को हकीकत के और करीब ला सकता है। समंदर की गहराइयों में रहने वाली व्हेल मछली के पास से ये राज मिला है। बोहेड व्हेल के शरीर में एक खास किस्म का हिडन प्रोटीन मिला है जो ना सिर्फ उसे कैंसर से बचाता है, बल्कि उसके अंगों को 200 सालों तक जवान बनाए रखता है। अपनी रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि व्हेल के शरीर में मौजूद ये खास प्रोटीन और डीएनए की मरम्मत करने की क्षमता उसे सबसे लंबी उम्र वाला स्तनधारी जीव यानी मैमल बना देती है। रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि इस व्हेल के शरीर में डीएनए की मरम्मत करने वाला एक खास प्रोटीन बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम CDKN2C रखा है। ये प्रोटीन शरीर में होने वाली किसी भी तरह के डैमेज या डीएनए की टूट फूट को तुरंत ठीक कर देता है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि व्हेल के प्रोटीन से इंसानों की उम्र कैसे बढ़ सकती है? तो इसका जवाब भी है। दरअसल वैज्ञानिकों का दावा है कि व्हेल के शरीर में मिलने वाला ये खास तरह का प्रोटीन हमारी उम्र को भी दोगुना कर सकता है, और वो इस कोशिश में जुटे हैं कि क्या इस व्हेल प्रोटीन की कार्यप्रणाली को इंसानी शरीर में भी लागू किया जा सकता है, जिससे आने वाले वक्त में ऐसी दवाइयां या थेरेपी भी आ सकती हैं जो लोगों को 80 की उम्र में भी 40 जैसा फुर्तीला बना सकती है। इस प्रोटीन से शरीर खुद ही कैंसर वाली कोशिकाओं को ठीक करने लगेगा। हालांकि इस तकनीक का इंसानों पर परीक्षण करने में अभी कई साल लग सकते हैं, लेकिन इसके बाद इंसान की औसत उम्र 150 से 200 साल तक पहुंच सकती है। तो कैसी लगी आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।